हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बैट प्राइम अकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 3 जो कि है आपके जीएसटी का, जिसका नाम है आईटीसी। यूनिट नंबर 3 जो होने वाला है आपका 18 मार्क्स का होने वाला है। यूनिट 1 करके आ चुके हैं हम जो 18 मार्क्स का था, और यूनिट 2 कर चुके हैं जो कि 27 मार्क्स का था। अब यूनिट 3 फिर से 18 मार्क्स का है, और आगे के आने वाले चैप्टर आपके और ज़्यादा शॉर्ट होने वाले हैं। तो यही 3 जो थे वो जो मेन आपके हार्ड टॉपिक्स हैं, इसके अंदर हम आज इसको कवर कर लेंगे। तो आपका मोस्टली जो हार्ड वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। तो बस करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको अपना काम कर लेना होता है। अगर अभी तक नहीं करा तो गाइस कितनी बार बोलूँ, आप व्यूज़ तो दे देते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। और जिसको भी नोट्स चाहिए उसको मैंने प्रोसीजर बता दिया है यूनिट नंबर 2 के अंदर। टेलीग्राम पर जाकर वो ग्रुप पर मैसेज कर सकता है, वो ये नोट्स परचेज कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर समझते हैं आईटीसी होता क्या है। व्हेन यू बाय गुड्स और सर्विसेज फॉर योर बिजनेस, जब आप अपने बिजनेस के लिए या तो गुड्स खरीदते हैं या फिर किसी से सर्विस लेते हैं, तो आप उस चीज़ पर जो है ना जीएसटी पे करेंगे। जाहिर सी बात है, जब भी आप कुछ गुड्स खरीदेंगे और या फिर सर्विस खरीदेंगे तो आप यही जीएसटी की अमाउंट अगर आपको सरकार से वापस चाहिए तो यही चीज़ क्या कहलाई जाती है, आईटीसी। अब आप बोलोगे यही चीज़ सरकार कैसे देगी जब हमने वो पे कर दिया, तो इसको सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ। तो आईटीसी मीन्स दैट जीएसटी यू पेड ऑन योर बिजनेस परचेज कैन बी यूज टू रिड्यूस द जीएसटी यू हैव टू पे योर सेल। यानी कि आपने जब खरीदा किसी से सामान तो आपने जीएसटी पे करी, और आगे जो आपसे किसी ने ख़रीदा उसने भी आपको जीएसटी पे करी। तो जो जीएसटी उस आपने पे करी और जो जीएसटी उस इंसान ने पे करी, तो उसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आईटीसी बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैं अभी आगे बताऊंगा। मान लीजिए आपने कहीं से कुछ गुड परचेज़ करे जो कि 18% थे, और आगे बेचे जो कि 27% पड़ते, तो ये 27 माइनस 18 यानी कि ये जो 9% है, ये चीज़ आपकी क्या कहलाई जाएगी, आईटीसी कहलाई जाएगी, ठीक है ना। और ये जो आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो। अब कौन इंसान जो है आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल है, कौन इंसान क्लेम कर सकता है। अगर आप इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। एक तो आपको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है जीएसटी के अंदर, और जो आपने चीज़ खरीदी उसका या तो आपके पास टैक्स इनवॉइस हो या फिर डेबिट नोट हो। अगर इन दोनों चीज़ों में से अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो उस चीज़ के लिए, आईटीसी क्लेम करने के लिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि आपको वो गुड्स और सर्विसेज मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपके पास बिल वगैरह और जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जो गुड्स आपने लिए हैं वो आपके पास हैं ही नहीं। और चौथा ये है कि आपने जो उसके ऊपर जीएसटी पे कर चुके हो। जिस चीज़ पर आपने जीएसटी नहीं पे करा उस पर आप आईटीसी क्लेम भी नहीं कर सकते। और ये आपको कहाँ पर फाइल करना पड़ेगा, जीएसटीआर 3B के अंदर इसको आपको फाइल करना पड़ेगा, और आपको ये टाइम लिमिट के अंदर ही क्लेम करना पड़ेगा। यानी कि 30 नवंबर जो आएगी अगले फाइनेंशियल ईयर की, वहाँ तक या फिर उससे पहले आपको ये चीज़ क्लेम कर लेनी है। अगर इतने टाइम तक आपने क्लेम नहीं करी तो उसके बाद वो आपकी क्लेम नहीं हो पाएगी। तो एग्ज़ाम्पल क्या होगा, इसके एग्जांपल दे रखें कौन आईटीसी क्लेम कर सकता है और कौन नहीं। आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, कच्चा माल ख़रीदा, और आप कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो उस कच्चे माल पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आप वो बिज़नेस के लिए ख़रीद रहे हैं। अपने ऑफिस के लिए फ़र्नीचर ख़रीदा, उस पर भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने बिज़नेस के पर्पज़ के लिए ख़रीदा है। आपने एडवर्टीजिंग या फिर मार्केटिंग की सर्विसेज ली तो उस चीज़ पर भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपने बिज़नेस प्रमोशन के लिए किया है। आपने मशीनरी खरीदी प्रोडक्शन के लिए, उस पर भी आप आईटीसी क्लेम करेंगे, क्योंकि एक कैपिटल गुड है आपके बिज़नेस के लिए। ये सारी चीज़ें बिज़नेस से रिलेटेड एक्टिविटी हैं, तो बिज़नेस से रिलेटेड एक्टिविटी पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। पर्सनल चीज़ों पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इंटरनेट और फ़ोन का बिल पे करा आपने ऑफिस का अपना, तो उस चीज़ पर भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपके बिज़नेस ऑपरेशन का ही पार्ट है, ठीक है ना। अकाउंटिंग और या फिर कोई लीगल सर्विस ली आपने किसी से, आपने सीए रखा या फिर आपने लॉयर रखा अपने पास, उसको आपने जो पे करा उस पर भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये भी क्या आती है, आपकी एक बिज़नेस रिलेटेड सर्विस थी। अब कौन इंसान इन एलिजिबल होगा, कौन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, तो ये किसके अंदर दिया गया है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर सीजीएसटी एक्ट के अंदर ये दिया गया है कि कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर एक इंसान आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, जबकि अगर वो भले से बिज़नेस के लिए ही वो गुड लेकर आ रहा हो। तो एक तो ये है सबसे पहले तो पर्सनल यूज़। अगर कोई इंसान अपने पर्सनल रीज़न के लिए कुछ भी चीज़ खरीदता है तो उस पर वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। अगर आपने मोबाइल फ़ोन
फ़ोन ख़रीदा अपने बिज़नेस के लिए, बिज़नेस में लगाने के लिए, उस पर तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बट अपने पर्सनल यूज़ के लिए आईटीसी उस पर क्लेम नहीं कर सकते। और जो आप चीज़ें जो नॉन जीएसटी सप्लाईज़ हैं, यानी जिस चीज़ पर जीएसटी नहीं लगता उस चीज़ पर भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। जब आपने दिया ही नहीं है जीएसटी तो आप आईटीसी क्यों क्लेम करोगे? आईटीसी तो तब मतलब बनता है ना जब आपने टैक्स दिया हो। तो जब आपने टैक्स ही नहीं दिया तो आप आईटीसी किस चीज़ पर क्लेम करोगे? जब इफ़ यू यूज़ गुड्स और सर्विसेज टू मेक एग्जेम्प्ट सप्लाई, यानी कि जिस चीज़ों पर जीएसटी नहीं होता वो चीज़ें खरीदी हैं, यानी कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती हैं उसके अंदर जीएसटी आपको देना नहीं होता। तो आपने एक हॉस्पिटल के अंदर जाकर हेल्थ केयर सर्विसेज ली तो उस चीज़ पर आप क्या करोगे? आप जीएसटी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कोई वहाँ पर जीएसटी पे करा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आईटीसी अलाउड नहीं होगा। और ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या होता है? भले से आप बिज़नेस के लिए ही यूज़ कर रहे हो वो चीज़, बट उसके बाद भी आपको क्या नाम है, कुछ सरकार ने चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जिस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, भले से उसका ही आपका बिज़नेस हो। यानी कि जो हम व्हीकल के लिए नहीं कर सकते, मोटर व्हीकल जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए हो, 13 लोगों तक इजाज़त है, ठीक है ना, 13 पीपल तक की इजाज़त है मोटर व्हीकल के अंदर। वहाँ तक आपको क्या करना है? आप आईटीसी क्लेम नहीं, आईटीसी इज़ नॉट अलाउड अनलेस द व्हीकल इज़ यूज्ड फॉर। अगर आपका बिज़नेस है कार ही बेचते हो तब तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप ट्रेनिंग देते हो कार चलाने की तब भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ओला ऊबर वगैरह चलाते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है तब भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और इन सब चीज़ों के अलावा आपने गाड़ी किसी भी वजह से ख़रीदी हो अपनी मोटर व्हीकल, उस चीज़ पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब बस ये 3 ही जगह हैं जहाँ पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। एक तो आप कार बेचते हो या फिर ट्रेनिंग देते हो चलाने की, या फिर ओला उबर चला रहे हो आप। और फूड एंड बेवरेजेस पर भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, चाहे रेस्टोरेंट का बिल हो, केटरिंग सर्विस हो, क्लब मेंबरशिप हो, जिम की मेंबरशिप हो, यहाँ पर आप नहीं कर सकते। अगर आपको वही सर्विस दोबारा यूज़ करनी है तब आप आईटीसी उस चीज़ पर अलाउड होगा, वरना ये अलाउड नहीं होता, ठीक है ना। रेस्टोरेंट बिल, केटरिंग सर्विस, क्लब मेंबरशिप, हेल्थ और फिटनेस सर्विसेज पर भी अलाउड नहीं होता। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पर भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, भले से वो उसके अंदर आपने ऑफिस बनाया है अपना, ठीक है, तब भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। इफ़ यू आर द बिजनेस ऑफ सेलिंग, अब वो बात अलग है कि आपका काम ही उस चीज़ का हो, आप रियल इस्टेट के अंदर डील करते हो तब तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बट अगर आप अपने किसी खुद के लिए दुकान बनवा रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ आप बनवा रहे हो, आपका बिज़नेस नहीं है, आप रियल इस्टेट के अंदर वर्क नहीं करते, उसके अलावा आप बिल्डिंग बनवा रहे हो या फिर बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तब आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। जब आपका खुद का बिज़नेस होगा बिल्डिंग खरीदने, बेचने, बनवाने का, रियल इस्टेट वाला, तभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस, आईटीसी नॉट अलाउड ऑन ट्रैवल। आईटीसी कहाँ पर भी नहीं लग सकता। ट्रैवल, इंश्योरेंस, गिफ्ट, वेकेशन, जो भी चीज़ आप अपने इन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे हो, इन सब चीज़ों पर भी आप ट्रैवल सर्विस दे रहे हो, इंश्योरेंस सर्विस दे रहे हो, गिफ्ट्स दे रहे हो, उन्हें वेकेशन पैकेजेस दे रहे हो, इस चीज़ पर जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे हो उस चीज़ पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है? जो चीज़ें सरकार ने कंपलसरी कर रखी हैं जिसके ऊपर जीएसटी, जहाँ पर आप आईटीसी अलाउ करते हैं, कुछ सरकार ने चीज़ें बोल रखी हैं कि यहाँ पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। जैसा हेल्थ इंश्योरेंस होता है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, ठीक है ना, वहाँ पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ सरकार ने अलाउड कर रखा है वहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो, वरना एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस पर भी आईटीसी क्लेम नहीं होता। और तीसरा है टाइम लिमिट एक्सपायर्ड। जब आपका टाइम, अगर आपने ड्यू डेट तक आईटीसी क्लेम नहीं करा तो उसके बाद आप नहीं कर सकते, भले से आप एलिजिबल हो या ना हो, आपका टाइम निकल गया तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ड्यू डेट के अंदर ही आपको आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा, वरना आप क्या हो जाओगे? इनएलिजिबल हो जाओगे आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो समरी क्या दे रखी है? अगर आप किसी चीज़ को बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हो तो उसके ऊपर आईटीसी लगेगा, हाँ आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बट उसके लिए आपको जो भी मैंने कंडीशंस बताई हैं एलिजिबिलिटी वाली, उन सारी कंडीशंस पर खरा उतरना पड़ेगा। और अगर पर्सनल यूज़ है तो पर्सनल यूज़ के लिए तो आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिज़नेस से रिलेटेड ही नहीं है। और जिस गुड पर टैक्स नहीं लगता उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो? नहीं। जब आपने टैक्स ही नहीं दिया, जब आपने जीएसटी ही नहीं दिया, तो उस चीज़ पर भी आप
आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने कार खरीदी खुद के चलाने के लिए तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्या कहलाया जाएगा ये चीज़? ब्लॉक क्रेडिट कहलाया जाएगा। और मैं बता चुका हूँ कौन कौन यूज़ कर सकता है, ओला, उबर, और अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो या फिर आपका बिजनेस है कार बेचने का, तभी आप इस चीज़ पर आईटीसी क्लेम करोगे। अगर पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए खरीद रहे हो तब भी नहीं करोगे। मशीनरी खरीदी फैक्ट्री के लिए तो उस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस का कैपिटल गुड है, इस वजह से आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आपने बिल्डिंग बनवाई ऑफिस के लिए, ठीक है ना, हमने ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग बनवाई, तो उस पर भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये अंडर लॉ ब्लॉक्ड माना जाएगा अगर आपका जब तक रियल इस्टेट का खुद का बिजनेस ना हो। आपने अपने एम्प्लॉयज़ को स्नैक्स खिलाए, उसके ऊपर भी नहीं होगा आपका क्या नाम है आईटीसी क्लेम, क्योंकि ये पर्सनल बेनिफिट का है आपका। और लीगल फीस पेड फॉर द बिजनेस एक्सपेंस, तो ये तो बिजनेस एक्सपेंस है, इसके ऊपर आईटीसी होगा। और आपने डेडलाइन मिस कर दी तो क्या आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो? नहीं, आपको वो अपने टाइम पर ही क्लेम करनी पड़ेगी। अब होता है अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? सबसे कभी कभी ऐसा होता है बिज़नेस ऐसे गुड्स या फिर सर्विसेज यूज़ कर लेता है जो बिज़नेस के लिए भी होते हैं, साथ साथ नॉन बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी होते हैं, ठीक है ना। और कुछ कुछ चीज़ उसके अंदर टैक्सेबल होती हैं और कुछ कुछ एग्जेम्प्ट होती हैं। तो इस चीज़ के अंदर जब ऐसे चीज़ आ जाएगी तो आईटीसी होना चाहिए नहीं। अब मान लीजिए एक कार लाया मैं, अब वो कार मैं बिज़नेस में भी लगा रहा हूँ, ठीक है ना, और वो मैं कार अपने पर्सनल यूज़ में भी ले रहा हूँ, तो अब ये तो कन्फ्यूज़न पैदा हो गई ना कि इसके ऊपर आईटीसी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर तो मैं दोनों चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। तो तब हम क्या करते हैं? अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट। तो अब हम आईटीसी को क्या कर देंगे? बांट देंगे, अपॉर्चमेंट कर देंगे क्रेडिट का। तो इसकी दो ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो अगर हम कुछ चीज़ लाए वो हम बिज़नेस में भी यूज़ कर रहे हैं और अपने पर्सनल यूज़ में भी ले रहे हैं, ठीक है ना, तो तब हमें अपॉर्चमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमें उसको बांटना पड़ेगा। मान लीजिए आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, 70% आप बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 30% उसका पर्सनल यूज़ कर रहा है, तो आप जो आईटीसी है तो आप उसके सिर्फ 70% जीएसटी का ही आईटीसी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आप 70% बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। और टैक्सेबल एग्जाम सप्लाई, कभी कभी हम कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज लेकर आ जाते हैं जो हाफ टैक्सेबल और हाफली एग्जाम्प्ट होते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं पर वो टैक्सेबल है और कहीं कहीं पर वो एग्जाम्प्ट सेल के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर जो जीएसटी लगेगा वो सिर्फ उस पार्ट पर लगेगा जो उसका पार्ट टैक्सेबल है, ठीक है ना, और दूसरे साथ पर लगेगा। मान लीजिए आप हॉस्पिटल गए, आपने वहाँ पर मेडिसिन भी खरीदी और मेडिकल सर्विसेज भी ली। मेडिकल सर्विसेज सरकार की नज़र में क्या है? एग्जम्प्ट है, बट मेडिसिन तो टैक्सेबल है ना। और आप ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेडिकल सर्विसेज लोगे, दवाई नहीं लोगे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप दवाई ले लोगे और मेडिकल सर्विस लोगे ही नहीं। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या बीमारी है तो आप दवाई कैसे लोगे? तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, मगर इसके अंदर क्या है? हाफ चीज़ टैक्सेबल है और हाफ चीज़ एग्जम्प्ट है। तो इसके अंदर जो आईटीसी लगेगा वो इन दोनों के बीच में बढ़ जाएगा। जो सिर्फ टैक्सेबल मेडिसिन है ना, उसी पर आप आईटीसी क्लेम कर सकोगे। मेडिकल सर्विस जो कि एग्जम्प्ट है उस पर आईटीसी आप क्लेम नहीं करोगे। तो आईटीसी को अपॉर्चमेंट कैसे करते हैं? तो रूल 42 और रूल 43 दे रखा है सीजीएसटी रूल का। आईटीसी को हम दो पार्ट के अंदर बांट देंगे, एक तो या तो बिजनेस यूज़ या फिर टैक्सेबल। बिजनेस यूज़ और टैक्सेबल इन दोनों पर तो हम अलाउड करते हैं, इन दोनों पर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, बट पर्सनल यूज़ और एग्जम्प्ट सप्लाई पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे? अगर बिज़नेस पर्पज़ के लिए है या फिर टैक्सेबल चीज़ है तब तो आईटीसी अलाउड होगा, और अगर बिज़नेस के अलावा कुछ यूज़ है या फिर पर्सनल यूज़ है और एग्जम्प्ट है वो सरकार की नज़र में, तब आईटीसी अलाउड नहीं होगा। अब अगला जो पोर्शन आता है वो आता है ब्लॉक क्रेडिट। ये आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। कुछ कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसे दे रखे हैं जहाँ पर आईटीसी अलाउड ही नहीं होता, भले से वो बिज़नेस के लिए यूज़ किए जा रहे हो या फिर नहीं किए जा रहे हो। जो मैं ऊपर चीज़ बताकर आ चुका हूँ, सेम चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है। जो मोटर व्हीकल है पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी, उस पर भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए। फूड बेवरेज कैटरिंग ब्यूटी सर्विस, यहाँ पर भी आईटीसी क्लेम नहीं होगा, क्योंकि इसको पर्सनल या फिर लग्जरी माना जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर भी आईटीसी क्लेम नहीं होगा जब तक रिक्वायर्ड बाय लॉ ना हो। अगर सरकार बोलती है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो कुछ कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर, तब आप कर सकते हो, वरना नहीं। और जितने भी क्लब मेंबरशिप या फिर फिटनेस सेंटर होते हैं, जिम वगैरह, वहाँ पर भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड नहीं है हमारी, ठीक है ना। ट्रैवल बेनिफिट दिया एम्प्लॉय को, उस पर भी आप जीएसटी नहीं, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते जब तक लॉ उसको मैंडेटरी ना बोले। वर्क कॉन्ट्रैक्ट करवाया कंस्ट्रक्शन के लिए, तब भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्डिंग क्या है? हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और गुड्स और सर्विसेज
अपनी ओन प्रॉपर्टी के अंदर मतलब लगाए कैपिटल, मतलब एज अ बिल्डिंग खरीदी अपनी गुड्स, तब भी आप उस चीज़ पर क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्डिंग का खरीदना, बेचना, बनवाना, जब तक आप उस चीज़ पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, जब तक आप उस ही बिज़नेस में ना हो, आप रियल इस्टेट में हो तब ही आईटीसी क्लेम कर सकोगे, वरना आप कुछ भी करो तब आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो एग्जांपल क्या दे रखे, एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जिम मेंबरशिप देती है तो उस चीज़ पर वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकेगी। या फिर एक कंपनी ने अपने मैनेजर्स को कार ख़रीद के दे दी तो उस चीज़ पर भी कंपनी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकेगी। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सीमेंट खरीदी फ्लैट्स वगैरह बनाने के लिए तो उस चीज़ पर तो आईटीसी क्लेम कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसका खुद का बिजनेस है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसका काम ही है फ्लैट बनाना और बेचना, तो ये आईटीसी क्लेम कर सकेगी। इसके अलावा दूसरी कंपनी कोई होती जो क्या नाम है किसी और बिज़नेस के अंदर होती और वो यही सेम काम करती तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकती थी। ठीक है, और रेस्टोरेंट ने फूड आइटम खरीदी सेल के लिए तो उस चीज़ पर भी आईटीसी अलाउड होगा। ठीक है ना। तो की डिफरेंस क्या है पोस्टमेंट ऑफ क्रेडिट और ब्लॉक क्रेडिट के अंदर? इसके अंदर हम आईटीसी को बांट देते हैं एलिजिबल और नॉन एलिजिबल के अंदर। इसके अंदर आईटीसी कम्प्लीटली डिसअलाउड होता है ब्लॉक क्रेडिट के अंदर। इसके अंदर गुड्स खरीदा, कोई कार खरीदी पर्सनल यूज़ और बिजनेस यूज़ के लिए तो उस चीज़ को हम बांट देंगे। और इसके अंदर सिर्फ कार खरीदी सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए या फिर क्लब फीस पे करी तो ये पूरी इसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं होगा। इसका लॉ रेफरेंस क्या है? रूल 42 और रूल 43 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। और ब्लॉक क्रेडिट का क्या है? सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसके अंदर पार्शियल आईटीसी हो सकता है, हाँ, क्योंकि हम बिजनेस के पार्ट पर आईटीसी क्लेम करेंगे। इसके अंदर पूरी आईटीसी ब्लॉक्ड हो जाती है, इसके अंदर कुछ ऐसा सीन नहीं होता। अब कैपिटल गुड्स क्या आते हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होते हैं, हमारे गुड्स या फिर सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ हों उन गुड्स को क्या बोलते हैं हम? कैपिटल गुड्स। ये जैसे रॉ मटेरियल की तरह इमीडिएटली कंज्यूम नहीं किए जाते, ये लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। जो गुड्स मोर देन अ ईयर यूज़ हुए वो आप याद रखिए कैपिटल गुड्स कहलाए जाएंगे। आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी जो साल भर से ज़्यादा चलने वाली है, आपने कार खरीदी, ठीक है ना, नई कार खरीदी तो वो चीज़ क्या हो गई? कैपिटल गुड हो गई। ठीक है ना। एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स क्या आ गया कि आपने मशीनरी खरीदी फैक्ट्री के अंदर, कैपिटल गुड है। कंप्यूटर खरीदा ऑफिस के लिए, कैपिटल गुड है। फर्नीचर खरीदा ऑफिस के लिए, वो भी कैपिटल गुड है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे, ऐसा नहीं है कि आप रोज़ाना फर्नीचर बदल रहे हो, रोज़ाना मशीनरी बदल रहे हो। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या हो गई? कैपिटल गुड। अब आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं कैपिटल गुड के ऊपर, और उसके लिए कंडीशन क्या दे रखी है? आपको रजिस्टर्ड पर्सन होना ज़रूरी है, और जो कैपिटल गुड लेकर आए वो बिज़नेस के पर्पज़ के लिए लेकर आए हो, पर्सनल पर्पज़ के लिए नहीं लेकर आए हो। और जो कैपिटल गुड्स हैं वो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का पार्ट ना हो, वो टैक्सेबल सप्लाई हो। अगर वो ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपने जीएसटी नहीं पे करा तब आप उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और जो कैपिटल गुड है उसके पास आपका पूरा टैक्स इनवॉइस वगैरह हो, और वो कैपिटल गुड आपके पास पहुँचा हो, और वो ब्लॉक्ड ना हो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर, यानी कि वो मोटर व्हीकल वगैरह ना हो पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर जो भी क्लब मेंबरशिप्स वगैरह थी वो तो सर्विसेज थी। ठीक है, तो इसके अंदर मोटर व्हीकल ही आता है बेसिकली एग्जांपल। तो ये थी हमारी 6 कंडीशन। ठीक है ना, कि कब हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते और कब आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। वो था कब कर सकते हैं, अब ये है कब नहीं कर सकते। अगर वो एग्जाम सप्लाईज का पार्ट है, ठीक है, जब आपने जीएसटी दिया ही नहीं तो आईटीसी क्लेम भी नहीं कर सकोगे। पर्सनल पर्पज़ के लिए खरीदा है तब भी नहीं कर सकते। बिजनेस के अलावा किसी भी पर्पज़ के लिए कैपिटल गुड लेकर आए हो तब भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और अगर लॉ के अंदर वो ब्लॉक्ड है, यानी कि मोटर व्हीकल है पर्सनल यूज़ के लिए, कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तब भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते कैपिटल गुड्स के ऊपर। कुछ चीज़ों के लिए कैपिटल गुड्स के ऊपर स्पेशल रूल दे रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं? रूल नंबर 43 ऑफ द सीजीएसटी रूल। ठीक है ना। इफ़ कैपिटल गुड यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल, यानी कि आप कुछ चीज़ पार्टली बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो या तो पार्टली एग्जाम्प्ट है या फिर वो पर्सनल यूज़ कर रहा हो, तो जो हम आईटीसी अपोर्शनड करेंगे ना वो 5 साल के हिसाब से करेंगे। अब इस चीज़ को किस तरीके से करेंगे, यानी जो भी हमारी टोटल आईटीसी होगी उसको 60 महीनों के हिसाब से बांट देंगे। 5 सालों के अंदर 5 × 12 तो टोटल 60 मंथ हो गए, इसको 60 महीनों के हिसाब से बांट देंगे और हर महीने की आईटीसी अलग एग्जाम्प्ट कर देंगे। ठीक है ना। और इस तरीके से हम ये काम करेंगे। इसका एग्जांपल क्या दे रखा है? आप एक मशीन खरीद के लाए जिसके ऊपर आपने 10 लाख की खरीदी और जीएसटी दिया 1,80,000। ठीक है ना। तो ये तो पूरा टैक्सेबल प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई आईटीसी बटेगा ही नहीं, तो आप फुल्ली आईटीसी आप 1,80,000 का क्लेम कर सकते हो।
ठीक है ना। अगर आप पार्शियल यूज़ के लिए कर रहे हो, यानी कि हाफ बिजनेस हाफ पर्सनल पर्पज़ यूज़ के लिए, कि हॉस्पिटल ने डायग्नोस्टिक मशीन खरीदी, तो वो तो हाफ तो टैक्सेबल सर्विसेज के लिए यूज़ कर रही है, जैसे लैब टेस्ट रिपोर्ट वगैरह होती हैं टैक्सेबल, ठीक है ना। तो हाफ तो इस चीज़ के लिए यूज़ कर रही है और हाफ एग्जाम चीज़ों के लिए, जैसे कि हेल्थ चेकअप वगैरह के लिए 40% ये इसके लिए कर रही है, 60% ये एग्जाम सप्लाई के लिए कर रही है। तो ये जो 40% के लिए होगा, ठीक है ना, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपोर्शनड करेंगे। सिंस 60% ऑफ द मशीन इज़ यूज फॉर एग्जाम सप्लाई, अपोर्शनेट ITC मस्ट बी रिवर्स एवरी मंथ ओवर 5 ईयर, ठीक है ना। तो 5 साल के हिसाब से अपोर्शन कर देंगे हम उस ITC को, ठीक है। जो 40% ITC है हमारी, 40% GST जो जा रहा है हमारा। ITC ऑन कैपिटल गुड सेंड फॉर जॉब वर्क, इफ़ यू सेंड कैपिटल गुड यू कैन क्लेम ITC। अगर आप कोई भी कैपिटल गुड्स अपने जॉब वर्कर को सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हो, तो उस चीज़ पर भी आप ITC क्लेम कर सकते हो। बट वो कंडीशन ये है कि वो 3 साल के अंदर वापस कर दे। मान लीजिए आपने अपने किसी एम्प्लॉय को लैपटॉप ख़रीद कर दिया, तो वो उस चीज़ पर आप ITC क्लेम कर सकते हो। बट अगर उसने वो लैपटॉप 3 साल के अंदर अंदर वापस नहीं करा, तो क्या होगा, उस चीज़ को हम उस चीज़ का पर आप ITC क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसको हम फिर सप्लाई मानेंगे और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब समरी टेबल क्या आ गई। अगर आप किसी भी चीज़ को बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं तो उस पर आपको ITC मिल जाएगा। एग्जाम या फिर पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, ITC नहीं मिलेगा। टैक्सेबल और एग्जाम दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो पार्शियल होगा, अपोर्शमेंट होगा। ब्लॉक कैपिटल चीज़ें हैं तो उसके ऊपर, जैसे कार वगैरह, तो उसके ऊपर कुछ अलाउड नहीं होगा। जॉब वर्क को चीज़ें दी तो अगर वो 3 साल के अंदर उसने रिटर्न कर दी तो ITC अलाउड है, अगर नहीं करी तो अलाउड नहीं है, ठीक है ना। अब अवेलेबिलिटी क्या है ITC की स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, जो कि दे रखा है हमारा सेक्शन नंबर 18 ऑफ द CGST एक्ट। सम टाइम पर्सन बिकम एलिजिबल टू क्लेम ITC, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान, स्पेशल कंडीशन ऐसी होती है कि वो एलिजिबल हो जाता है ITC क्लेम करने के लिए, जबकि वो पहले नहीं था। बट सेक्शन 18 जो कंडीशंस बताता है उसके अंदर जो इंसान ITC क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो सबसे पहले दे रखा है सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 ऑफ द CGST एक्ट। व्हेन अ पर्सन बिकम लायबल टू रजिस्टर एंड गेट रजिस्टर्ड, जब भी कोई इंसान GST पे करने के लिए लायबल हो जाता है या फिर रजिस्टर्ड हो जाता है, तब वो ITC क्लेम करने के लिए भी साथ साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। मान लीजिए आपने बिज़नेस स्टार्ट करा और आपकी GST लिमिट क्रॉस हो गई 20 लाख 40 लाख, जिस भी टाइप का आपका बिज़नेस है, तो आप GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप रजिस्टर्ड हो सकते हो GST के अंदर। जब आप GST के लिए रजिस्टर्ड हो गए तो आप ITC क्लेम कर सकते हो। आपको ITC किस किस चीज़ पर मिल जाएगा, जितना भी आपका इनपुट्स का स्टॉक है, ठीक है ना, जितना भी आपके पास रॉ मटेरियल रखा हुआ है, जिस दिन आप लायबल हुए टैक्स पे करने के लिए उससे एक दिन पहले, मान लीजिए आज 3 तारीख है, ठीक है ना, और आज आप लायबल हो गए, आज आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, तो 2 तारीख को जितना भी आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, जितना भी आपके पास रॉ मटेरियल रखा हुआ है, आप पूरे माल पर ITC क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। और जितना भी आपके पास सेमी फिनिश्ड या फिर फिनिश गुड रखे हुए उस डेट के ऊपर, 3 तारीख के ऊपर, ठीक है, तब भी आप उस चीज़ पर क्या कर सकते हो, ITC क्लेम कर सकते हो। कंडीशन क्या दे रखी है कि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन हम लायबल हो जाएंगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, वरना नहीं होंगे हम ITC के लिए क्लेम करने के लिए। और दूसरा ये हो गया वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि हमने हमारी GST लिमिट से कम है, स्टिल हमने क्या कर दिया, GST के लिए अप्लाई कर दिया, तो हमें ITC किस किस चीज़ पर मिल जाएगा, सेमी फिनिश गुड पर, इनपुट इन स्टॉक पर, फिनिश गुड्स पर, जितने भी हमारे बिफोर द रजिस्ट्रेशन डेट है, यानी कि 3 तारीख को हमने रजिस्टर करा तो 2 तारीख को जितना भी हमारे पास सारा माल है उस चीज़ पर हमें मिल जाएगा ITC, ठीक है ना। कंडीशन क्या दे रखी है, जितने भी गुड हों वो बिज़नेस यूज़ के लिए हो, कोई भी पर्सनल यूज़ का ना हो, और उसके ऊपर हमने कोई डेप्रिसिएशन ना लिया हो, जो टैक्स किसी भी कैपिटल गुड के पार्ट पर डेप्रिसिएशन ना क्लेम किया हो, तो ये कंडीशन है। जब भी कोई इंसान कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम की तरफ बढ़ता है, कंपोजिशन स्कीम लिवाया कंपोजिशन स्कीम सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ा कर आ चुका हूँ, जिसने नहीं देखी वो वीडियो ऊपर आई बटन में लिंक है, या फिर आपको चैनल में भी वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। तो अब बताता हूँ मैं इसके अंदर क्या चीज़ है। जब एक इंसान कंपोजिशन स्कीम से जो रेगुलर स्कीम है, जो रेगुलर टैक्स पेयर हैं, वो बनता है, तब भी वो ITC के लिए एलिजिबल हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर इंसान क्या देता है, एक फिक्स रेट पर
जीएसटी देगा 1%, 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 6%, ठीक है ना। और उसको आईटीसी क्लेम करने की इजाज़त नहीं होती। जब इंसान वो कंपोजिशन स्कीम छोड़ देगा और रेगुलर टैक्स पेयर बन जाएगा, वो बोलेगा मैं नहीं कर रहा, तब वो आईटीसी क्लेम कर सकेगा। बट उसको जीएसटी वही हाई रेट पर पे करनी पड़ेगी जो नॉर्मल रेट चल रहा है। और उसको आईटीसी किस किस चीज़ पर मिल जाएगा? इनपुट इन स्टॉक्स पर, सेमी फिनिश गुड पर, फिनिश गुड पर, कैपिटल गुड पर, और जो कि 5% पर क्वार्टर यूज से रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वैल्यू। कंडीशन क्या है? वो उसने फॉर्म भरा हो, जीएसटी आईटीसी 01 का जो फॉर्म है वो 30 दिन के अंदर अंदर भर दे तो वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। जब एक एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल हो जाती है तब भी क्या नाम, मान लीजिए आप कोई एक ऐसी चीज़ में डील करना है जो एग्जेम्प्टेड गुड है, जिसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं पे करना, बट वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल हो जाती है, तो उसके ऊपर भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। उसके इनपुट्स पर, सेमी फिनिश गुड्स पर, और फिनिश गुड्स पर, और कैपिटल गुड्स पर, वही वो जो 5% पर क्वार्टर का रिडक्शन रूल है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। जब भी आपने अपना बिजनेस ट्रांसफ़र करा किसी भी वजह से, भले से बेच दिया हो, मर्ज किया हो, या फिर डेथ हो गई हो किसी की, मान लीजिए एक सिचुएशन को हमने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे आदमी को, ठीक है ना, उसकी वजह क्या थी? या तो हमने बेच दिया, या फिर उसमें मर्जर कर लिया, या डीमर्जर कर लिया, या जो हमारा बिजनेस था उसका ओनर की डेथ हो गई, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया, यानी कि वो कंपनी एलएलपी के अंदर बदल गई, तब क्या होगा? तब भी हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जितना भी अनयूटिलाइज आईटीसी था, जो पुरानी बिज़नेस का यहाँ पर जितना भी आईटीसी था, वो पूरा आईटीसी अब नया बंदा है जिसने ये बिज़नेस ख़रीद लिया, वो पूरी आईटीसी क्लेम कर सकता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? आईटीसी हमको क्लेम कर लेना है, उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? आईटीसी 01 भरना पड़ेगा। 30 डेज़ के अंदर अंदर, एलिजिबल होने के 30 डेज़ के अंदर अंदर आईटीसी क्लेम कर लेना पड़ेगा। और हर चीज़ का हमें प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जिस चीज़ पर जितना जितना जीएसटी हमने पे करा है उस चीज़ का हमें प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और कैपिटल गुड के लिए आईटीसी जो होगा 5% पर क्वार्टर से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब समरी टेबल क्या दे रखी है कि बिग स्पेशल सर्कमस्टेंसेस दे रखे हैं, और किस चीज़ पर उसको आईटीसी मिलेगा, और उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, और उसकी टाइम लिमिट क्या है। अगर जब एक इंसान लायबल हो जाएगा रजिस्टर्ड के लिए, तो इनपुट इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स पर वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। उसके ऊपर भरना है आईटीसी 01। फॉर्म तो सबके अंदर सेम है, टाइम लिमिट भी सेम है, बस आईटीसी किस किस चीज़ पर वो क्लेम कर सकता है वो अलग है। जब लायबल टू रजिस्टर हो जाए और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन हो, तब तो वो इनपुट स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स पर क्लेम कर सकता है। और जब कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम पर जा रहा है, या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई की तरफ जा रहा है, तो वो इनपुट प्लस कैपिटल गुड पर कर सकता है। और लास्ट जो अलग आता है वो आता है जब आपने बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया, बेचा, मर्ज करा, या फिर डेथ हो गई, तो जितना भी आईटीसी था, जो अनयूज्ड आईटीसी था, तो वो नए ओनर को मिल जाएगा। उसको आईटीसी 01 नहीं बनना, उसको जीएसटीआर 3 भी बनना है। और इसकी तो लिमिट है 30 दिन की, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है ना। अब अगला आता है आरसीएम। आरसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। इसके अंदर क्या होता है? जो सेलर होता है, यानी कि जो सप्लायर होता है, वो कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द बायर एंड पे इट टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल जीएसटी के अंदर होता है कि मतलब क्या करोगे आप, सेलर जो है वो बायर से जीएसटी पे मतलब लेगा और आगे गवर्नमेंट को दे देगा। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है? जो बायर है, जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, वो जीएसटी सप्लायर को ना देकर डायरेक्टली किसको दे देता है? गवर्नमेंट को, ठीक है ना। इसके अंदर मतलब सप्लायर यानी कि जो सर्विसेज लेने वाला आदमी है वो डायरेक्ट जीएसटी किसे दे रहा है? सरकार को दे रहा है, वो सामने वाले बंदे को नहीं दे रहा, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे आरसीएम, ठीक है ना। अब रिवर्स चार्ज को यूज़ क्यों किया जाता है? मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? टू टैक्स अनरजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है ना। जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है उनके लिए टैक्स किया जाए, और ताकि टैक्स कंप्लायंस हमारी इंक्रीज़ हो, इस वजह से आरसीएम यूज़ किया जा सकता है। और कुछ कैसे ऐसे हों जहाँ पर क्या होता है, टैक्स कलेक्ट करना रिसिपिएंट से ज़्यादा आसान होता है, ठीक है ना। रिसिपिएंट आसानी से पे कर देता है, जबकि उस बिज़नेस को पे करना मुश्किल होता है। अब अलग अलग टाइप की इसके अंदर रिवर्स चार्ज की सिचुएशन दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखी हैं जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म लगेगा, यानी जहाँ पर डायरेक्टली सप्लायर जो है वो सरकार को टैक्स पे करेगा, उसको टैक्स पे नहीं करेगा। एग्जाम्पल दे रखा है लीगल सर्विसेज बाय एन एडवोकेट। अगर कोई एडवोकेट लीगल सर्विस दे रहा है तो जो इंसान वो सर्विसेज ले रहा है
वो उसको पे नहीं करेगा, एडवोकेट को पे नहीं करेगा, वो डायरेक्टली सरकार को पे करेगा, ठीक है ना। और गुड ट्रांसपोर्ट की एजेंसी है तो उसके अंदर भी वो इंसान सरकार को पे करेगा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हैं, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे कि आपने देखा होगा कोई क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, उसके अंदर बाउंड्रीज़ हैं, बाउंड्रीज़ के ऊपर कंपनीज़ के नाम लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई MDH मसाला हो, कुछ भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, सैमसंग लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये कंपनीज़ क्या करती हैं, ये स्पॉन्सरशिप सर्विस ले रही हैं एक तरीके से, ठीक है ना, अपनी एडवर्टीज़मेंट सर्विस ले रही हैं, तो स्पॉन्सर कर रही हैं उस मैच को। तो ये क्या करेंगी, ये डायरेक्टली उस मैच के जो मैच चल रहा है वहाँ पर वो GST पे ना करके डायरेक्टली किसको पे करेंगी, गवर्नमेंट को पे करेंगी, ठीक है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखी हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जिसके ऊपर क्या है RCM लगेगा, जहाँ पर जो सर्विसेज लेने वाला आदमी है वो डायरेक्टली सरकार को पे करेगा GST, ठीक है ना। और सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 क्या कहता है, जब आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ भी सामान खरीदते हो तब भी क्या इसको पे करना पड़ेगा, जो वो हैं रिसिपिएंट जो है वही डायरेक्टली पे करेगा। एक अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब ख़रीदने वाला रजिस्टर्ड है बट बेचने वाला नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, RCM लगाएंगे। और ये कहीं कहीं स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर ही होता है, जैसे रियल इस्टेट के अंदर इस मतलब सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपका, बट ये दे रखा है, ठीक है ना। अब लास्ट आता है इसके अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जब भी आप सर्विसेज इंपोर्ट करवाते हैं इंडिया के बाहर से, कोई भी आप सर्विस ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग, डिज़ाइनिंग सर्विस, तब भी आपका क्या लगाया जाएगा, उसके अंदर RCM लगाया जाएगा। आप डायरेक्टली सरकार को पे करोगे, जो भी इंडिया के अंदर वो सर्विसेज ले रहा है वो इंसान डायरेक्टली सरकार को पे करेगा, ठीक है, रिवर्स चार्ज के अंदर। कंडीशन क्या है रिवर्स चार्ज के अंदर कि जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड हो GST के अंदर। अगर वो GST के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो इंसान मतलब वो सप्लाई RCM नहीं हो सकती। और GST जो है कैश के अंदर पे होनी चाहिए, ITC उसके ऊपर क्लेम नहीं होगी, मतलब ITC का यूज़ नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर डायरेक्टली कैश होना चाहिए। और जब वो पे करे तो वो ITC क्लेम कर सकता है अगर वो उसने बिज़नेस पर्पज़ के लिए वो सर्विसेज ली हैं या फिर वो गुड्स लिए हैं जिसके ऊपर RCM लगा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म लगा है, तो उसके ऊपर क्या हो सकता है, वो ITC क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। अब एग्जांपल सर्विस क्या आ गई इसकी, लीगल सर्विस। एक कंपनी है, उसने एक एडवोकेट को हायर करा, लॉयर को हायर करा, तो क्या होगा इसके अंदर जो है कंपनी जो है वो एक बड़ी मतलब एक बड़ी फर्म जो है वो कंपनी है, लॉयर तो इतनी बड़ी फर्म है नहीं ना, वो तो कंपनी के लिए केस लड़ेगा बेचारा आदमी। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन मोस्टली कौन होगी, कंपनी ही होगी। तो इस यहाँ पर क्या होगा, लॉयर जो है वो GST चार्ज नहीं करेगा, कंपनी GST डायरेक्टली RCM के अंडर किसको दे देगी, गवर्नमेंट को दे देगी। और जो GTA की सर्विसेज होती हैं, GTA ये गेम वाला नहीं, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, ये है GTA गुड ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज होती हैं, जो ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस होती है वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली बिल जाता है मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर जो है 5% GST किसको पे करेगा, डायरेक्ट RCM के थ्रू सरकार को पे कर देता है। और ITC जो होगा RCM के अंदर, तो जो रिसिपिएंट है वो ITC क्लेम कर सकता है GST के अंदर, अगर वो बिज़नेस के लिए ख़रीदे गए हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बिज़नेस के लिए, बिज़नेस पर्पज़ के यूज़ के लिए हैं, तो ITC क्लेम हो सकती है। बट उससे पहले क्या होना चाहिए, उससे पहले हमें GST अपनी भरनी पड़ेगी कैश के अंदर, ठीक है ना। बिना GST भरे हम ITC क्लेम नहीं कर सकते। रिटर्न और पेमेंट क्या है इसके अंदर, हमें RCM जो भरा जाएगा, GSTR 3B फॉर्म जो होता है वो फिल हमें करना पड़ेगा, और ये इसको हमें मंथली पेड करनी होती है, ठीक है ना। अगर हम इनवॉइस को इरेज नहीं करेंगे तब भी हमें इसको मंथली पे करना पड़ेगा RCM को। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, नॉर्मल चार्ज दे रखे हैं, उसके फीचर और रिवर्स चार्ज दे रखा है, ठीक है ना। नॉर्मल चार्ज के अंदर क्या होता है, कौन वो टैक्स पे करता है, सप्लायर टैक्स पे करता है, और रिवर्स चार्ज के अंदर रिसिपिएंट टैक्स पे करता है। इसके अंदर रिटर्न कौन फाइल करता है, सप्लायर करता है नॉर्मल चार्ज के अंदर, और रिवर्स चार्ज के अंदर रिसिपिएंट करता है। क्या इसके ऊपर ITC क्लेम होगी नॉर्मल चार्ज के ऊपर, हाँ, और रिवर्स चार्ज के ऊपर भी हाँ, अगर वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए ली गई। और पेमेंट मोड ITC या फिर कैश, जो नॉर्मल है उसके ऊपर ITC से भी हो सकता है, कैश से भी हो सकता है, और रिवर्स चार्ज के अंदर सिर्फ कैश से हो सकता है, बाद में उसके ऊपर ITC क्लेम हो सकती है, ठीक है ना। कंक्लूजन क्या निकला कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म एक गवर्नमेंट का टूल है जो
किस वजह से यूज़ करती है, वो टैक्स हार्ड टू ट्रेस सर्विसेज के लिए यूज़ करती हैं, जो मतलब सरकार के लिए मुश्किल होता है जहाँ पर टैक्स का पता लगाना। वहाँ पर सरकार क्या यूज़ करेगी, RCM का यूज़ करेगी और ये इंश्योर करेगी कि टैक्स की कंप्लायंस हमारे पूरे देश के अंदर हो रही है या नहीं। जब सप्लायर जो है अनरजिस्टर्ड है और डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर है वो चीज़, तब सरकार RCM के थ्रू ये चीज़ इंश्योर करती है कि टैक्स कंप्लायंस हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो बस छोटू सा चैप्टर था, ये हो गया ख़त्म। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको यूनिट नंबर 4 के साथ बहुत ही जल्द, और जिसको भी नोट्स चाहिए वो आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं।